हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नेटवर्क 115 पे। आज हम सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 20 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में किए थे। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले जाके पहली क्लास देख ले, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सभी क्लासें प्रॉपर तरीके से मिल सकें। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और तीसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था। क्या होगा इसका आंसर? बताओ। जन्म पूर्व अवधि। भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील अवधि पूछ रहा है, तो जन्म पूर्व अवधि। अगर क्या बच्चा जन्म से पहले ही भाषा सीख लेता है? ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद में भाषा सीखना प्रारंभ करता है, तो हमारा पहला आंसर तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, ये अवस्था है ना जो भाषा अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें बच्चा अपने परिवार से, माता पिता से हर एक चीज को अनुकरण करता है और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो ये स्टेज है ना जो भाषा के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था है, इसलिए हमारा आंसर होगा इसका सेकेंड। इसका थर्ड ऑप्शन है कि मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था में तो बालक स्कूल जाने लग जाता है कि उसमें थोड़ी भाषा सीखता है। किशोर अवस्था। किशोर अवस्था ये तो बहुत आगे, इससे पहले ही भाषा सीख लेता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड आंसर, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? लॉरेंस कोलबर्ग की बात करें। पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। क्या होगा इसका आंसर? लॉरेंस कोलबर्ग ने कितनी चरण दिए हैं? लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 चरण दिए हैं और 6 अवस्था बताई हैं, यानी प्रत्येक चरण में 2 अवस्था बताई हैं। तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी उनकी एक अवस्था है इन 3 में से, यानी 3 अवस्था नहीं है और इनमें से एक है। बताइए कौन सा? पहले प्रसुप्ति अवस्था, जो लेटेंस स्टेज है, जो इनके द्वारा नहीं दी गई है, तो इनका पहला नहीं होगा। दूसरा सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, यही इसका आंसर है, क्योंकि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है ना जो इनकी दूसरा चरण है, उसकी दूसरी अवस्था है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो इसका आंसर होगा सेकंड। इसे देख लेना, इसकी 3 चरण 6 अवस्थाएं हैं, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे द्वारा दी गई थी। और चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ये भी इनके द्वारा नहीं दी गई। तो हमारा आंसर होगा इसका सेकेंड आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? पहला है जेंडर जेंडर पक्षपात, दूसरा जेंडर पहचान, तीसरा है जेंडर समरूपता। बताओ क्या है? और चौथा जेंडर संबद्धता। इन चारों में से कौन सा होगा आंसर हमारा? जो एक शिक्षक है जो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो वो एक भेदभाव को नहीं दर्शा रहा कि भाई लड़कियों को कम समझ रहा है और लड़कों को ज़्यादा समझ रहा है। तो इसमें मतलब भेदभाव कर रहा है, वो तुलना करना है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात, वो पक्षपात ही कर रहा है, इसका आंसर हमारा पहला ही होगा, क्योंकि वो लड़कियों में भेद कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है जेंडर पहचान, वो कोई जेंडर पहचान नहीं कर रहा। जेंडर संबद्धता, ना कोई जेंडर संबद्धता है। और जेंडर समरूपता, ना कोई लड़कियों को समान समझ रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन, जेंडर पक्षपात। अगर यहाँ पर जेंडर रूढ़िबद्धता होता तो वो ऑप्शन भी हमारा सटीक होता। तो यहाँ रूढ़िबद्धता नहीं देकर जेंडर पक्षपात दे रखा है, तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? बताओ। जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा ऑप्शन है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, और चौथा ऑप्शन है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। एक चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि जेंडर पृथक बैठने की अवस्था, हमें जो जेंडर रूढ़िवादिता जो धारणाएं बनी है उनको कम करना है। तो ये बोल रहा है कि पृथक बैठने की अवस्था की लड़कियों और लड़कों को अलग अलग बैठा देंगे, तो इससे तो बढ़ेगा घटेगा थोड़ी
तीसरा ऑप्शन है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, अलग अलग खेल के लड़के ये खेलेंगे लड़कियां ये खेलेंगे, तो हमें ये भी नहीं करना है। इससे जेंडर रूढ़िवादिता को कम नहीं बल्कि इसको बढ़ावा मिलता है। तो हमें तो जेंडर रूढ़िवादिता को जो ये धारणाएं बनी है उनको कम करना है। सेकंड ऑप्शन है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ये हमारा सटीक आंसर है कि जेंडर रूढ़िवादिताओं को विशिष्ट भूमिकाओं का महत्व देना। जो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना कि भी इस बच्चे की योग्यता ये है, इसकी योग्यता, यानी सभी को शामिल करना। उनकी जो अलग अलग योग्यताएं हैं, विशिष्ट भूमिकाएं हैं, उन सबको शामिल करना। इसमें जेंडर रूढ़िवादिता कम होगा और लड़के और लड़कियों को समानता, एक साथ समरूपता उत्पन्न होगा इसमें। पहला ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा। हाँ, पक्षपात के बारे में चर्चा कर सकते हैं, पर चर्चा करने से क्या होगा, इससे अच्छा ऑप्शन हमारा है सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। हमारे एक से ज़्यादा भी ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, परंतु हमने वो देखना है जो सबसे ज़्यादा सटीक है, जिन वो ही आंसर लगाना हमारा। तो इसका आंसर हमारा सटीक आंसर सेकंड जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? पहला ऑप्शन है हमारा जॉन बी वॉटसन, दूसरा ऑप्शन है लेव वाइगोस्की और तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, फोर्थ लॉरेंस कोलबर्ग। क्या होगा इसका आंसर? मैंने पहली क्लास में भी बताया था, ये फिर से इसमें आ गया कि जहाँ भाषा हुई, समाज और संस्कृति, भाषा, समाज, संस्कृति, ये तीनों जहाँ भी दिखे तो समझो कि वाइगोस्की की बात हो रही है। ये तीनों वर्ड जहाँ भी दिखे तो समझो वाइगोस्की की बात हो रही है। और यहाँ देखो इसमें दे रखा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों के प्रभाव को महत्व किसने दिया? तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, लेव वाइगोस्की करते हैं, ना जॉन बी वॉटसन इसके बारे में कोई बात करते हैं, ना जीन पियाजे और ना लॉरेंस कोलबर्ग। जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक की बात आई, आंख बंद करके वाइगोस्की कर देना, वो आंसर ठीक होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, वाइगोस्की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, जिगसो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की की तरह संबोधित करता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, सेकंड ऑप्शन है जोर से बोलना, थर्ड ऑप्शन है पहाड़ या ढांचा और फोर्थ आत्म केंद्रित वार्ता। क्या होगा इसका आंसर? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, फिर आंसर करना है। जो 5 वर्ष की नजमा है, जो स्वयं से ही बातें कर रही है कि भाई नीला टुकड़ा कहाँ है, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाए, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत वार्ता करते हैं, इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं वाइगोस्की की भाषा में। तो हमारा आंसर होगा इसका फर्स्ट। ना कोई ये अपने आप से जोर से बोल रही है, वो जोर से नहीं बोल रही, वो अपने आप से बातें कर रही है। पहाड़ या ढांचा, इसमें कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती, पहाड़ का मतलब सहायता होता है, तो ये कोई इसमें सहायता नहीं प्रदान की जा रही। आत्म केंद्रित वार्ता, अगर वाइगोस्की की जगह यहाँ पियाजे साहब होते हैं तो हम इसका आंसर फोर्थ लगाते हैं, क्योंकि आत्म केंद्रित वार्ता पियाजे ने बताया कि इसे आत्म केंद्रित वार्ता कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, व्यक्तित्व वार्ता, क्योंकि इसमें वाइगोस्की की बात की गई है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का। पहले क्वेश्चन का पढ़ते हैं, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताओ किसका है। अभी मैंने बताया कि सहयोग प्रदान करना, इस वर्ड को पकड़ो, सहयोग प्रदान करना, सहयोग, ये सहयोग प्रदान करना, इस वर्ड को पकड़ो। और ऑप्शन में देखो पहाड़ या ढांचा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा पहाड़ या ढांचा। पहाड़ का मतलब ही सहयोग होता है, सहायता होती है, सहायता, पहाड़ का मतलब ही सहायता होती है, प्रदान करना। तो हमारा आंसर होगा इसका 4, क्योंकि पहाड़ का मतलब ही सहायता होती है, बच्चे को सहायता प्रदान करना। जहाँ बच्चे जिस मतलब किसी चीज़ को करने में बच्चे को कठिनाई आ रही, तो अध्यापक के द्वारा जो सहायता दी जाती है ना, उसे ही पहाड़ कहते हैं। और ऑप्शन में भी, क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि सहयोग प्रदान करना आवश्यकता पड़ने पर। तो हमारा आंसर होगा इसका फोर्थ। ना कोई प्रबलन है इसमें, पहला भी नहीं है, अनुबंधन भी नहीं है और मॉडलिंग भी नहीं की जा रही, तो इसका आंसर होगा हमारा
फोर्थ आंसर पहाड़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? जीन पियाजे से आ गया क्वेश्चन। अब बताओ, जो जीन पियाजे के द्वारा जो 4 स्टेज दी गई हैं उनमें से पूछ रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। उन्होंने 4 स्टेज कौन कौन सी दी है? पहली स्टेज है उनकी संवेदी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी जो इसमें पूछा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछिए। पहला ऑप्शन हमारा परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। ये निगमनात्मक तर्क ये आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये नहीं आता है, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है संरक्षण कक्षा समावेशन। इस वर्ड को पकड़ो कि कक्षा समावेशन। बच्चा विद्यालय कब जाने लगता है? 6 वर्ष की आयु में। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी 6 वर्ष से ही स्टार्ट होती है, 6 वर्ष से 11-12 वर्ष तक होती है। तो हमारा इसका आंसर होगा सेकंड। ऐसे वर्डों को पकड़ो और फिर आंसर करना चाहिए। कक्षा समावेशन, कक्षा में जब कक्षा समावेशन कब होगा? जब वो विद्यालय जाएगा। विद्यालय कब जाने लगता है? 6 वर्ष की आयु में। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब आती है? 6 वर्ष में। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बोला है कि आस्तिगत अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, पदार्थ का स्थायित्व ये हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही आ जाता है, इसमें नहीं आएगा। प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड आंसर कक्षा समावेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे की संरचना, जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से बताना है कि पियाजे ने कौन सा वर्ड यूज कर रखा है इनमें से। पहला ऑप्शन है स्कीमा, सेकंड है अवलोकन अधिगम, तीसरा है अनुबंधन, फोर्थ प्रबलन। बताओ क्या होगा? प्रबलन रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं स्किनर साहब, पियाजे साहब कोई बात नहीं करते हैं। अनुबंधन, अनुबंधन के बारे में भी कोई बात नहीं करते हैं। अवलोकन अधिगम, अवलोकन ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इनके बारे में भी पियाजे साहब कोई बात नहीं, क्योंकि पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो अवलोकन के बारे में भी कोई बात नहीं करते। अब बचा स्कीमा। स्कीमा है क्या? स्कीमा है कि जो हमारा जो ज्ञान है ना, उनको छोटे छोटे पैकेटों के रूप में एकत्रित करना वही स्कीमा है। तो जीन पियाजे साहब ने बताया कि स्कीमा कि हमारा जो ज्ञान है ना, जो एक पैकेटों के रूप में होता है, एकत्रित होता है। ये वर्ड स्कीमा शब्द के द्वारा प्रयोग किया गया है। जहाँ भी स्कीमा दिखे मतलब समझना पियाजे साहब की बात हो रही है। स्कीमा वर्ड दिखे लगा देना कि पियाजे साहब की बात हो रही है आंख बंद करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? 10 क्वेश्चन है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। दूसरा ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना। और फोर्थ ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। क्या होगा इनका आंसर? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य, जो हम बच्चों का आकलन करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। श्रेणी निश्चित करने का मतलब है विद्यार्थियों को कि भाई ये इस श्रेणी का बच्चा है, ये इस श्रेणी का बच्चा है, ये इस श्रेणी का मतलब ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन, और ये 33% से पास हुआ है। ये नहीं करना है हमें, बच्चों को श्रेणी में नहीं बांटना है। दूसरा ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। भ्रांतियों को समझना, जो बच्चे की भ्रांतियाँ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, बहुत अधिगम में बहुत सहायक होती हैं। यानी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना। आकलन का उद्देश्य यही होता है कि भाई बच्चे की जो भ्रांतियाँ हैं, ये बच्चे ने क्या धारणाएं बनाए हैं उनको समझना, कि अध्यापक बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब को समझने के लिए हम आकलन करते हैं। आकलन का पहला उद्देश्य यही है, तो हमारा ऑप्शन होगा इसका सेकंड। थर्ड ऑप्शन है बोल रहा है कि विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना। विद्यार्थी हैं प्राप्त अंकों के आधार की, इस बच्चे ने 98% लाए हैं, इसने 50%, इसने 33%, ऐसे बच्चों को नामांकित नहीं करना है। ये भी हमारा गलत आंसर होगा। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, कि ये फेल हुआ है, ये पास हुआ है, ये भी नहीं करना। तो ये तीनों आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा सेकंड इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे।
11 नंबर, बुद्धि के सिद्धांत से आ गए हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो फिर बताना है। हर एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। हमें 1 मिनट लगता है, 1 मिनट मिलता है, और 1 मिनट में तो बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद में जवाब दे सकते हैं। और क्वेश्चनों को काटना आना चाहिए कि भाई एक एक क्वेश्चन को काट देंगे, लास्ट में जो बचेगा वो ही सही आंसर होगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित की जाती है। सेकंड ऑप्शन, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विषयक है। चौथा ऑप्शन है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित की जाती है। बुद्धि अनेक प्रकार की है। हार्वर्ड गार्डनर ने अनेक प्रकार की बुद्धि बताई है। उनका सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, उनमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो बुद्धि का मतलब जन्म के समय निर्धारित तो नहीं कर सकते, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि को हम सटीक रूप से माप नहीं सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है, बुद्धि एकात्मक कारक है तथा एकाकी विशेषक है। एकात्मक कारक, बुद्धि एकात्मक कारक नहीं है बल्कि बुद्धि बहुआयामी होती है, अनेक प्रकार की बुद्धि होती है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ये सही है, बुद्धि बहुआयामी है, बुद्धि अनेक प्रकार की है और जटिल योग्यताओं का समूह भी है। तो ये आंसर हमारा फोर्थ इसका सही होगा, और 1 2 3 आंसर गलत होगा, और फोर्थ ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। और रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, दूसरा ऑप्शन है अभिसारी विचार, चौथा ऑप्शन है अन्म्यक विचार, और एक है आत्म केंद्रित विचार। क्या होगा इसका आंसर। पढ़ लो क्वेश्चन को फिर आंसर करना है। यानी रूही है जो हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचता है, यानी एक से अधिक समाधान मतलब वो अपसारी चिंतन कर रही है कि जिसके एक से अधिक समाधान हो। तो पहला ऑप्शन में सृजनात्मक विचार, सृजनात्मकता यानी कुछ नया सृजन करना, क्रिएटिविटी। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट होगा। हम सेकंड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, अभिसारिक विचार। अभिसारी का मतलब ही ये होता है केवल एक आंसर, किसी समस्या का केवल एक आंसर, और अपसारी का मतलब होता है एक से अधिक आंसर। अभिसारी और अपसारी इन दोनों में अंतर समझना है कि अभिसारी क्या है जिसका केवल एक आंसर हो, अपसारी क्या है जिसके एक से अधिक आंसर हो। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है अन्म्यक विचार, रिजिड थिंकर, ये भी नहीं होगा, रिजिड वर्ड आई गलत है ये भी। आत्म केंद्रित, इसमें कोई आत्म केंद्रित विचार नहीं है। समस्या का एकाधिक समाधान यानी एक से अधिक समाधान, सृजनात्मक विचार है उसके, वो कुछ नया करने की सोच रहे कि एक से अधिक समाधान नहीं, अलग अलग नया आए समाधान। तो हमारा आंसर होगा इसका फर्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताओ क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। फोर्थ, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्या होगा इसका आंसर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी, यानी जो शिक्षण अधिगम पर जो वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो शिक्षण नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उनको उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए न कह देना चाहिए, नहीं।
अगर बच्चा विद्यालय ही छोड़ देगा तो कहाँ से शिक्षण ग्रहण कर पाएगा, वो पहले ही वंचित है और पिछड़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, जैसा है चल रहा है चलने दो, ऐसा भी नहीं करना है बल्कि उसमें सुधार करना है। थर्ड ऑप्शन है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। विद्यार्थी पहले ही वंचित हैं, उनसे और बोल दो कि तो आप अपनी अपेक्षाओं को कम करो ताकि वो बिल्कुल ही नहीं सीख पाए, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन सही है। अध्यापक है, अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा, बच्चा पिछड़ रहा है, तो ये देखे कि जिसकी जो सिखाने की शिक्षण पद्धतियाँ हैं उन पर विचार करें कि मेरी पढ़ाने के तरीके में कहीं कहाँ कमी है, मुझे क्या सुधार करना है और किस तरीके से बच्चे की सहभागिता बढ़े, बच्चा एक्टिव होकर सीखे, सक्रिय होकर सीखे। तो उन तरीकों पर मतलब अध्यापक को ध्यान देना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे को केंद्र में रख के फिर जवाब देना है हमें। तो हमारा आंसर होगा इसका फोर्थ आंसर सही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, पहला ऑप्शन तैयार नहीं करना चाहिए, सेकंड कभी कभी तैयार करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, फोर्थ तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। बताओ क्या होगा इसका आंसर। समावेशी क्या है? समावेशी, ये देखो समावेशी क्या है। समावेशी कक्षा का मतलब होता है सभी बच्चे, चाहे वो विकलांग हो, विशेष वर्ग हो, पिछड़े वर्ग से हो, किसी भी वर्ग के बच्चे हो, सभी को एक साथ एक ही विद्यालय में एक कक्षा में और एक पाठ्यक्रम प्रदान करना समावेशी कक्षा का लक्ष्य होता है, जिसमें सभी बच्चे एक साथ बैठकर अधिगम करते हैं। पहला ऑप्शन बोला कि तो जो समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, मतलब उनके लिए विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षा में अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए तैयार नहीं करना चाहिए, विशिष्ट योजना तैयार नहीं करनी चाहिए। ये तो गलत हो गया ना कि अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं उनके लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार नहीं करेगा, तो उन बच्चों के जो अलग अलग आवश्यकता उनको कैसे पूरा कर पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है कभी कभी तैयार करना चाहिए। कभी कभी क्यों, हर बार करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन सटीक है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए नियमित रूप से। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है तैयार करने के लिए हतोत्साहित। हतोत्साहित क्यों करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए ना, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है पठन वैफल्य क्या मतलब क्या है, जिनको पढ़ने में दिक्कत हो, जिनकी पढ़ने में अक्षमता हो। पहला ऑप्शन हमें न्यून अवधान विकार, न्यून अवधान विकार, अवधान विकार ध्यान देने में कमी। ये पढ़ने की बात हो रही है, ध्यान देने की बात कहाँ आ रही, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, जब वो पढ़ी धारा प्रवाहिता है, वो अच्छे से पढ़ ही रहा है, तो उसमें पठन वैफल्य हुआ कहाँ, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है धारा प्रवाही पढ़ने की अक्षमता, ये थर्ड ऑप्शन ठीक है कि जो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, कि उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वो अटक अटक के पढ़ रहा है या स्लो पढ़ रहा है, तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता कहलाती है पठन वैफल्य। फोर्थ ऑप्शन है एक ही गतिक विषय कार्य को बार बार दोहराना चाहिए। क्यों दोहराना चाहिए, एक विषय को कि इसी से बार बार किया जाए, और वैसे भी इसमें पठन वैफल्य की बात की जा रही है पढ़ने की, तो यहाँ कार्य की बात कहाँ होगी, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा, इसका आंसर होगा हमारा सटीक थर्ड ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आरटी अधिनियम से आ गया है, आरटी एक्ट 2009। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत। आरटी एक्ट की अवधारणा किस पर आधारित है, व्यवहारवादी सिद्धांत पर। दूसरा ऑप्शन है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवर्ती। थर्ड ऑप्शन है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। और फोर्थ ऑप्शन है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। क्या होगा इसका आंसर। आर्ट एक्ट व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी के बारे में आरटी एक्ट की कोई बात नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, सहानुभूति वर्ड,
बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं रखनी है हमें, समानुभूति रखनी है। समानुभूति यानी सिम्पैथी नहीं रखनी है, बल्कि एम्पैथी रखनी है हमें। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। कभी भी बच्चों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी है, हमेशा एम्पैथी रखनी है, सिम्पैथी कभी नहीं रखनी। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया हमारा। थर्ड ऑप्शन है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अधिकार आधारित, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। ये आरटी एक्ट का की अवधारणाओं में शामिल है कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो अशक्त बच्चे हैं, जिनमें कोई डिसेबिलिटी है या फिर पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, सभी बच्चों के साथ जोड़ना, ये आरटी एक्ट का की अवधारणाओं में शामिल है। तो हमारा आंसर होगा इसका फोर्थ आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, पहला ऑप्शन यंत्रवत याद करने पर आधारित है, सेकंड प्रबलन पर केंद्रित है, थर्ड अनुबंधन द्वारा अर्जित है, फोर्थ अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। संरचनावादी ढांचा, संरचनावादी क्या है, ये वर्ड देखो, जहाँ कुछ बच्चा सीख रहा हो, नया कुछ ग्रहण कर रहा हो, बच्चा खुद करके सीख रहा हो, ये इसका है शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम हो रहा हो जहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है यंत्रवत याद करने पर आधारित, रोट लर्निंग करवानी नहीं है। मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि जहाँ भी रोट लर्निंग आए काट दो से, गलत है वो। सेकंड ऑप्शन प्रबलन पर केंद्रित, पर रीइंफोर्समेंट, ये भी नहीं होगा कि बार बार रीइंफोर्समेंट दिया ही, हाँ देना चाहिए पर बार बार नहीं। थर्ड ऑप्शन अनुबंधन द्वारा अर्जित, अनुबंधन द्वारा अर्जित, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, इसका सटीक आंसर है 4 नंबर, यानी अवबोधन ज्ञान की प्रक्रिया पर केंद्रित। तो सॉरी, मतलब विद्यार्थी है जो मीनिंग मेकिंग कर सके, बच्चा कुछ अपने प्रक्रिया आधारित यानी कुछ सक्रिय रहकर कुछ कर सके, वही संरचनावादी ढांचा होता है। तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होकर बच्चा खुद से कुछ कर रहा है, अपने ज्ञान का यूज कर रहा है, कुछ प्रक्रिया कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सटीक होगा, फोर्थ ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताओ क्या होगा इसका आंसर। बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन बच्चों को दंडित करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिकूल प्रमाणिक उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। बताओ क्या होगा। इन जो बच्चे की दिमाग में सहानुभूत सिद्धांत जो धारणाएं बनी हुई हैं, उनके बारे में मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके संदर्भ में बच्चे के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। इन सिद्धांतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन सिद्धांतों को समझना चाहिए कि बच्चे की दिमाग में चल क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या धारणा बनी हुई है, क्या कंसेप्ट बनी है, उनको समझना चाहिए। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को दंडित करना। बच्चों को दंडित, मैंने फिर बताया कि जो दंडित वर्ड है ये नेगेटिव है, देखते ही काट दो, दंडित तो करना ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है बार बार याद करने, रोट लर्निंग, ये फिर से आ गया, रोट लर्निंग नहीं करनी है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी होगा, जहाँ भी रोट लर्निंग आई काट दो, गलत है। फोर्थ ऑप्शन है प्रतिकूल प्रमाणिक उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देना। प्रतिकूल, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। प्रतिकूल प्रमाणित जो स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, और बच्चों के जो सिद्धांत बने हैं उनको सुधारने के लिए ताकि वो चुनौतीपूर्ण कार्य कर सकें। भाई अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करें, ये ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, ताकि बच्चे अपने जो प्रीवियस नॉलेज है, पूरा अनुभव है ना, उनको सुधार सकें, उनमें नया ज्ञान ऐड कर सके कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। जो बच्चे की जो अवधारणाएं होती हैं ना, वो बहुत सहायक होती हैं अधिगम में। जो कंसेप्ट बने होते हैं, जो बच्चे की भ्रांतियाँ होती हैं, वो अधिगम में एक पाड़ का काम करती हैं। पाड़ मतलब सहायता का काम करते हैं। तो इसका आंसर भी हमारा सटीक आंसर फोर्थ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पर। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए,
बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। थर्ड ऑप्शन यंत्रवत याद करना। फोर्थ योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। बताओ क्या होगा इसका आंसर। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये जहाँ बच्चा बच्चा सक्रिय हो, बच्चे को केंद्र में रखा जा रहा हो, उस शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, केवल शब्द, ये नेगेटिव है, इसे काट दो। देखते हैं, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रह सकते, बच्चे को अलग से भी कुछ करने के लिए, बच्चे खुद से कुछ करने के लिए भी बच्चे को प्रेरित करना चाहिए ताकि बच्चा कुछ नया कर सके। तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रख सकते बच्चे को। सेकंड ऑप्शन है बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना। ये ऑप्शन हमारा सटीक है। बच्चे के अनुभवों के, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है ना, उसको हमेशा हमें प्रमुखता देनी है। बच्चे की जो पिछली नॉलेज है उससे जोड़कर अधिगम करवाना चाहिए ताकि बच्चा उसे रिलेट कर सके और समझ सके कि हाँ ये ऐसे है, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ सके। तो हमारा सेकंड आंसर इसका राइट है। थर्ड आंसर भी पढ़ लेते हैं। यंत्रवत याद करना, रोट लर्निंग, ये फिर से आ गया, जहाँ आए काट दो। फोर्थ ऑप्शन है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना। योग्यता के आधार पर कि ये इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा मध्यम है, ये लो है, बिल्कुल ये भी नहीं करना है। बच्चों को नामांकित नहीं करना है। ये नामांकित वर्ड आ रहा है ना, ये भी गलत है, नेगेटिव वर्ड है। ये ध्यान रखना, जो मैं नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा हूँ इन पे ये बहुत काम देंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, क्या है। पहला ऑप्शन पूर्णतः अलग, सेकंड स्वतंत्र, थर्ड सन्निहित, और फोर्थ है संबंधित नहीं है। हम इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, देखो पढ़ो। पहला ऑप्शन है पूर्णतः अलग, यानी बिल्कुल अलग। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र, यानी बिल्कुल स्वतंत्र, किसी का कोई दबाव नहीं है, ना कोई रिलेटेड है, बिल्कुल अलग है वो। और फोर्थ ऑप्शन है संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तीन वर्ड एक से नहीं लग रहे हैं हमारे, पहला, दूसरा और चौथा। और थर्ड आंसर सन्निहित, यानी रिलेटेड है। ये तीनों अलग अलग की बात कर रहे हैं, यानी अलग हैं, दूर हैं। और थर्ड ऑप्शन कर रहा है कि सन्निहित है, रिलेट है। तो हमारा संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, यानी संबंधित है, ना अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, पूर्णतः अलग भी नहीं है। हमारा आंसर होगा इसका थर्ड। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित यानी संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड आंसर सही। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास भी देख लेना, उसमें भी हमने 20 क्वेश्चनों का सेट लगाया था सीडीपी का, और आज 20 क्वेश्चन का लगाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम 20 क्वेश्चनों का सेट लगाएंगे, जिसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारी क्लासें प्रोवाइड होती रहें। और चैनल क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। चलो, ओके गाइज, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।